मतलब कि मुसलमान रेप करेगा तो उसके औजार नहीं काटे जाएंगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से, मुसलमान चोरी करेगा तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से। और 1947 से लेकर के 78वें साल में हम भारत की आजादी में हम एंटर कर चुके हैं। इस 78 साल में एक भी ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो ये कहे जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को और केंद्र की सरकार को कि हमको पूरा इस्लाम मानना है, जिसमें मजार परस्ती नहीं होगी, जिसमें फिरका परस्ती नहीं होगी और जिसमें इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। तो मैं इन चवन्नी अठन्नियों को तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं मानती हूँ। मैं तो इनको ये बस कारोबार कर रहे हैं, कोई सर पर हिजाब लगा करके कारोबार कर रही है, पूरा मेकअप करके, और कोई टोपी और दाढ़ी लगा करके अपना कारोबार कर रहा है। द थर्ड थिंग इज, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर बिटिया पर आ जाऊंगी। द थर्ड थिंग इज कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में कहा कि भाई विधानसभा के अंदर जो 2 घंटे का जुमा की नमाज के लिए ब्रेक मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कोर्ट जाते हैं, हमें भी रमजान में अगर 5 बज जाता है, 4 बज जाता है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो ही जाता है कि कभी लेट हो जाती है, तो हम अपने जूनियर्स पर या अपने सीनियर पर काम छोड़ करके हम पीछे से निकल जाते हैं अफ्तार करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 8 घंटा 10 घंटा हम चैनल्स नेशनल न्यूज डिबेट्स में होते हैं और वो 8 घंटा 10 घंटा हमारे मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, कारी, मुजाबिर, इमाम, हाफिज कुरान भी होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं। तो ये पाबंदी से वक्त पर नमाज कब पढ़ते हैं? ये तो टीवी पे चमकते रहते हैं। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, उनका तो कोई चित्र नहीं है, उनकी तो कोई छवि नहीं है, उनका तो कोई फोटो नहीं है। फिर आप क्यों फोटो कर रहे हो? आप क्यों फोटोबाजी में लगे हुए हो? क्या मतलब उठता है? यूट्यूब का पैसा हराम है पर सारे मौलवी, मुल्ला, मुफ्तियों का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो ये कौन सा इस्लाम मान रहे हैं? ये तो चुटिकबाज मुसलमान है। मैं तो इनको मुसलमान नहीं मानती। मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानूंगी जिस दिन मुसलमान पुरुष खुद निकल करके बाहर आएगा और कहेगा कि फलाना मुसलमान ने रेप किया है, हम इसको इस्लाम से बॉयकॉट करते हैं और इसको इस्लामिक तरीके से इसका औजार कटवाते हैं और इसको बीच मजलिस में खड़ा कर करके पत्थर मार मार करके इसकी हत्या की जाएगी, जो इस्लामिक पनिशमेंट है। जिस दिन जो मुसलमान पुरुष ये निकल करके आकर के बोलेगा, मैं उसको सलाम करूंगी और मैं कहूंगी कि भारत में कोई मुसलमान है जो सच्चा है और अल्लाह तबारक ताला के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चल रहा है और अल्लाह तबारक ताला की बातों को मान रहा है, मैं तो तब मानूंगी ना। मैं क्यों मानूं इन मुसलमानों को मुसलमान? जी। अब आते हैं डॉक्टर बिटिया पर। 9 अगस्त था और मैं इंदौर में मेरी सभा थी और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था। अचानक से एक पॉपअप आता है मेरे फोन पर, फोन की घंटियां बजते बजते मतलब फोन गर्म हो जाता है कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। इंदौर से फिर मेरा दौरा था महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, ये सब, महाबलेश्वर, ये सब मेरा दौरा था। उस सबको कवर अप करते करते जब मैं बंगाल पहुंची, हालांकि मैं पूरे अपडेट्स भी ले रही थी और इस मुद्दे पर न्यूज पर भी बैठ रही थी। जब मैं बंगाल पहुंची तब मैंने विस्तार में सब कुछ पता किया। बेसिकली ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे उनको पहले से ही पता था कि आरजीकर हॉस्पिटल में किस हिसाब का स्कैम चल रहा है। 2021 से 2024 तक में आरजीकर हॉस्पिटल में 7 सुसाइड और भी हो चुका था। अब 7 सुसाइड, हाँ, अब वो भी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या वो सुसाइड था सिर्फ या वो मर्डर था और रेप भी था, क्योंकि 7 सुसाइड जो 2021 से 2024 में हुआ है उसमें कई महिलाएं भी थी जिसको सुसाइड का नाम दिया गया। मेरा रूह तब कांप गया जब डिजीज्ड जो मेरी डॉक्टर बिटिया का मृत्यु हुआ है, उनकी माँ का इंटरव्यू जब मैंने देखा, जब वो रो रही थी, कलप रही थी और कह रही थी कि आंखों से कांच निकले हैं, हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई हैं और दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, टेलबोन तोड़ दिया गया है, नेक तोड़ दिया गया है, जॉलाइन तोड़ दिया गया है। पोस्टमार्टम के वक्त भी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी।
वर्जाइना से ब्लीडिंग हो रही थी और कान कटे हुए थे। जब मैंने ये सुना है, मेरा कलेजा दहल गया। और कहीं ना कहीं साहिल, मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण रेप की घटना तो नहीं है। नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब एक बेवड़ा जा रहा है, उसको एक लड़की नजर आ गई है, चलो हम अपनी ठरक निकाल लेते हैं, हम मुगले आजम के ठरके आजम बन जाते हैं और अपना डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये वो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि मेरे 2 दिन की सभा और महाराष्ट्र में बाकी थी, मैंने इमीडिएट उसको कैंसिल करवाया और फिर मैं बंगाल आई। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं तह में अंदर जाती गई तब फिर मुझे, और फिर सारे न्यूज में भी आता गया कि भाई आरजीकर हॉस्पिटल में तो एक जमाने से पोर्नोग्राफी का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से बायोकेमिकल स्कैम का कारोबार चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था, इंटरनी डॉक्टर्स के साथ अभद्र हरकतें बहुत जमाने से डरा करके धमका करके चल रही थी, बहुत जमाने से नशे का व्यापार चल रहा था। और 3 बार संदीप घोष जो अभी सीबीआई की हिरासत में है, उसका 3 बार ट्रांसफर आता है, पर वो कालीघाट में जाकर के माथा टेकता है और बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है, बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है। संदीप घोष के ऊपर पिछले 1 साल से कई ऐसे पूर्व वहां के जो अधिकारी हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, वो ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लेन लेटर्स दे रहे थे, मेल कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को मेल कर रहे थे, पर संदीप घोष का ना ट्रांसफर हो रहा था, ना उसको सस्पेंड किया जा रहा था, और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही थी। और वो माफिया डॉन की तरह वो आरजीकर हॉस्पिटल में एक हॉरर कार्रवाई और हॉरर स्कैम और एक हॉरर सिनेरियो सर्कमस्टांसेस को वो आराम से चला रहा था। अब ऐसे मौके पर ममता बनर्जी से अगर सवाल ना किया जाए तो हम किससे सवाल करें? वही है ना मुख्यमंत्री, और उनको तो पहले भी चिट्ठियां दी गई हैं, उनको तो पहले भी सारे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, तो वो कहाँ सोई हुई थी? कौन से नींद का टैबलेट उन्होंने खाया हुआ था? अब क्या है कि ये बच्ची बहुत सारे रहस्य को जान चुकी थी। इस बच्ची को 36 घंटे 38 घंटे ड्यूटी करवाई जाती थी, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, फिजिकली टॉर्चर करने के लिए। फिर भी ये बच्ची जो थी ये अटल थी कि भैया हम तो बोलेंगे तुम लोगों का सारा कार्यक्रम। इसको मारना तो था ही इसको, लेकिन वो तय था साहिल, वो तय था कि इसको इसका तो मुंह बंद करवाना है। लेकिन सिर्फ अगर मर्डर होता तो सुसाइड जो है वो गेम प्लान जैसे 7 के साथ हुआ, वो इसके साथ हो नहीं पाता। बहुत बड़ी घटना हो जाती और डायरेक्ट मर्डरर को ढूंढा जाता और वजह ढूंढी जाती। लेकिन इसको डाइवर्ट करने के लिए, और क्योंकि महिला भी थी तो डाइवर्ट करने के लिए भी और थोड़ा मजा लेने के लिए भी इसका रेप भी किया गया, ताकि जनता ये प्रोटेस्ट करते रहे और सबको ये बोलता रहे कि रेप हुआ, और जो मेन जो मुद्दा था वो छुप जाता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बच जाती। क्योंकि हमारे भारत में एक दिन में 86 से ऊपर रेप होते हैं जो एफआईआर होते हैं, इसके अलावा कितने हो जाते हैं जिस पर एफआईआर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारे एक दिन के 86 रेप में ये भी काउंट हो जाएगा, और जो मेन मुद्दा है वो बिहाइंड द कर्टन वो छुप जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट रेडी था। अब क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया, सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया साथ में आ गई इस प्रोटेस्ट के। स्वीडन में प्रोटेस्ट हो गया, इटली में प्रोटेस्ट हो गया, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गया, यूएस में प्रोटेस्ट हो गया, मतलब दुनिया के हर कोने में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। और जिस पाकिस्तान को हम रोज गालियां देते हैं, उस पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पोस्ट किया और डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज उठाई, जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर की पीओके की जो महिला है पाकिस्तानी, उसको तो ब्लास्फेमी के इल्जाम में अरेस्ट भी कल कर लिया गया है कि उसने भारत की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ क्यों मांगा। अब ये प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ
कि भाई रेप का एक आरोपी सिविक पुलिस। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ममता बनर्जी पर कि आप कैसे पुलिस को आप रिक्रूट करती हैं, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया जाता है, जो नशा करता है, जो गंजेड़ी है, नशेड़ी है, बीवी को मारता है और उसके बाद फिर पेट में ही बच्चा मार डालता है, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बीवी और सास ससुर करने के लिए जाते हैं, वो पुलिस वाले उसका बीवी का और सास ससुर का कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं। और संजय रॉय जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट बचाता है, उसको थाना बचाता है, वो कमिश्नर का, कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बाइक को इस्तेमाल करता है। मतलब एक सिविक पुलिस का इतना मतलब अधिकार कैसे हो सकता है? और ये कैसी होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल हैं जो ऐसे नशेड़ी, ऐसे गंजेड़ी, ऐसे आवारा अब्दुल्ला को उन्होंने अपने सिविक पुलिस में रिक्रूट किया है। अब वो तो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जब उसको ये पता चला कि भैया अब तो फांसी का डिमांड हो रहा है, अब तो बात फांसी की आ रही है, अब संजय रॉय बहुत परेशान हो गया कि अब फांसी हो जाएगी मेरी, अब तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तब संजय रॉय उगलना स्टार्ट किया कि भाई मैं इसमें अकेला नहीं हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, और जो लोग हैं उसको बुलाओ। अब तो वो समझ गया कि भैया अब तो मुझे तो बलि का बकरा बना दिया गया है, मुझे तो समझा बुझा करके अरेस्ट करवा दिया गया है, मैंने अपना गुनाह एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जो मेन आरोपी है वो तो अभी भी अय्याशी पेल रहे हैं, वो तो अभी भी बड़ी मस्ती में बंगला में है। तो उसने सियालदा कोर्ट में खड़े होकर के उसकी वकील ने कह दिया कि भैया मेरा जो क्लाइंट है, जो इस केस का प्राइम एक्यूज्ड अभी है, वो अपनी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहता है और वो सत्य बोलना चाहता है कि वो इसमें अकेला नहीं था। अब बात यहां पर आती है कि आज ममता बनर्जी साहिबा ने एक स्पेशल सभा बुलाई और विधानसभा में उन्होंने एक एंटी रेप केस पर एक बिल उन्होंने रखा पटल पर। जब उन्होंने बिल रखा है तो उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए ममता बनर्जी जी, मैंने आज सारे नेशनल न्यूज को कहा है कि मैं ममता बनर्जी की इस बिल पर स्वागत करती हूँ। फॉरगेट अबाउट पार्टी एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कलर में लाना ही नहीं चाहती हूँ इसमें, क्योंकि ये बेटी का सवाल है, ये औरत की इज्जत का सवाल है, और मैं अपने जात की नहीं हुई तो मैं किसी और की क्या हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के और भारतीय जनता पार्टी के 77 एमएलए ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के इस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो पुराना कानून था आईपीसी का, उसमें 354A, 354B, 354D, 376, 376D, 376C, ये सारे भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे। फिर उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर करके सेक्शन 69 में फांसी के प्रावधान भी बीएनएस में दिए गए हैं। आप भी फांसी मांग रही हैं, और जो हमारा बीएनएस और बीएनएसएस जो नया कानून आया है केंद्र की सरकार से, वो भी फांसी की बोल रहा है। चलिए ठीक है भैया, फिर भी मैं मान लेती हूँ फांसी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? आपका पुलिस तो ना आईपीसी की धारा को मानने को तैयार है, आपका पुलिस ना बीएनएस और बीएनएसएस को मानने को तैयार है। तो कैसे हम मान ले कि आपका सिविक पुलिस जो रेप करता है, पोर्नोग्राफी देखता है, आपका सिविक पुलिस जो नशा करता है, आपका सिविक पुलिस जो मर्डर करता है, ब्रूटल रेप करता है, वो आपके बनाए हुए बिल को और आपके बनाए हुए कानून को वो मान लेगा? हम कैसे यकीन कर ले? 2012 से 2024 तक में हजारों लाखों ऐसे रेप की घटनाएं हैं, जिसमें मैं कुछ पढ़ करके बता देती हूँ, जिसके आरोपी अभी आराम से अय्याशियां पेल रहे हैं। पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012, नासिर खान 5 स्टार होटल में शादी। कामदनी रेप केस 5 आरोपियों को एक्यूटल इज्जत से बाहर निकले हैं। मध्यम ग्राम रेप केस 2013, जादवपुर यूनिवर्सिटी रेप केस 2014, गगनापुरा रेप केस मर्डर केस 2015, उसके बाद बामन घाटा रेप केस 2017, संदेश खाली रेप केस 2020, हासखाली रेप एंड मर्डर केस 2022, कालियागंज रेप केस एंड मर्डर 2022, डायमंड हार्बर गैंग रेप केस 2023,
आर्जिकल मेडिकल रेप कॉलेज ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस 2024। ये मैंने चंद बताए हैं, चंद। तो क्या दीदी ने इनको फांसी क्यों नहीं दिया, उसकी वजह दीदी बता सकती हैं क्यों नहीं दिया? इसमें प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बहुत ऐसे नहीं हुए थे जैसे अभी डॉक्टर बिटिया के लिए हो रहे हैं। एक राज्य के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठता है कि हम ममता बनर्जी पर कैसे भरोसा करें फिर से दोबारा। जो ममता बनर्जी नासिर खान कादर खान रेप करता है तो वो साफ कहती है कि ये सजीवी घटना है, और उनकी ही सांसद कहती हैं कि वो सेक्स फॉर कैश था, वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने पैसे वैसे ज्यादा मांगे, मुसलमान लड़का बेचारा दे नहीं पाया, इसीलिए उसने रेप केस डाल दिया है। और ये उनका वो स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले काकुली दस्तीदार जो ममता बनर्जी की सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी की, उन्होंने एक बड़े नेशनल न्यूज बंगाली न्यूज चैनल को बोल दिया कि अरे वामपंथ के जमाने में तो जो डॉक्टर प्रोफेसर हुआ करते थे वो स्टूडेंट्स को गोद में बैठा करके वो उनसे उनका एग्जाम लिया करते थे। मतलब एक महिला होकर के महिला का कैरेक्टर एसेसिनेशन कैसे कर लेती हैं ये लोग, कैसे कर लेती हैं, कैसे मुंह से निकल जाता है। देखो, अभद्र मर्द जो अपनी माँ को भी कभी इज्जत नहीं देता होगा और अपने माँ के भी गुप्त अंग को झांकता होगा, वो अगर औरत का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहा है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक औरत होकर के औरत का कैरेक्टर एसेसिनेशन, एक औरत होकर के औरत की तस्वीरें दिखाना, एक औरत होकर के औरत को मलाइन करना, एक औरत होकर के औरत को डिफेम करना, एक औरत होकर के औरत को बेइज्जत करना, एक औरत होकर के औरत का चीरहरण करना, ये औरत है। इसको तो औरत नहीं बोला जाएगा, ये तो औरत के नाम पर कलंक है। ये सारी औरतें तो कलंक है। अब फिर से मैं कहना चाह रही हूं कि चलो ठीक है, आप सीबीआई से, ममता दीदी भी जस्टिस मांग, जस्टिस हमको जस्टिस चाहिए सीबीआई से। हालांकि सीबीआई जस्टिस नहीं देता है, जस्टिस न्यायपालिका देता है, महामहिम अदालत देता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन केसेस को मैंने गिनवाया वो भी सीबीआई में नहीं गया था। आप ममता दीदी, आपको अगर वाकई में महिलाओं के प्रति मोहब्बत होती और आपको वाकई में ममता के हृदय में ममता होता तो आप ये सारे आरोपियों को आप रेमिशन नहीं दिलवाती, आप एक्यूटल नहीं दिलवाती, आप फांसी पर चढ़ाती। अब चलिए, 48 घंटे में, अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, 48 घंटे में हमारे इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में 7 और रेप हो चुका, 7 और रेप हो चुका। अब मैं आपको गिनवाती हूँ। उत्तर दिनाजपुर में मोहम्मद अवैस ने मदरसे के अंदर एक बच्ची का रेप किया, रेप कर के उसको प्रेग्नेंट कर दिया। कूच बिहार में मोहम्मद खैबर ने एक 8 साल की बच्ची का, हिंदू बच्ची का रेप किया और उसके बाद फिर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। फोर्सिबली सारी जनता रोड पर आ गई, तब एफआईआर लिया गया और तब फिर उसको अरेस्ट किया गया। तो दीदी, आप मोहम्मद अवैस को और मोहम्मद खैबर को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये मामला तो ना सुप्रीम कोर्ट में है और ना ही ये मामला सीबीआई के हाथ में है, ये तो आपकी पुलिस के हाथ में है। चलिए, एकदम तत्काल में आप उठिए और फांसी चढ़ा दीजिए इनको। पर नहीं, ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर इतना ही उनको महिलाओं के लिए इतनी अगर फिक्र है, बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि भाई दीदी ने जो है वो जो प्रोटेस्ट निकाला था, जुलूस निकाला था, तो किस लिए निकाला था? आई मीन किसके अगेंस्ट निकाला था उन्होंने? ये मेरे समझ से बाहर था एकदम। मैं उसको समझाती हूँ जी। ममता बनर्जी साहिबा के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। वो इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो इस राज्य की पुलिस मंत्री हैं, वो इस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस राज्य की माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। तो ममता बनर्जी साहिबा रोड पर निकली और ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ पुलिस मिनिस्टर बिल्कुल फेल हो। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ हेल्थ मिनिस्टर क्यों फेल हो गई। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो और महिलाओं का ही बलात्कार होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि आखिर बलात्कारियों के ऊपर तुम्हारे आंचल का सुरक्षा क्यों होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में बलात्कारी पुलिस ऑफिसर कैसे आ गए। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि और भी ऐसे बलात्कारी मानसिकता के पुलिस ऑफिसर हैं क्या
फिर ममता बनर्जी से पूछा कि औरत की इज्जत करना तुम अपनी सांसदों को कब सिखाओगी। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि ये सारे स्कैम और सारे जो ये अश्लीलता के नंगे नाच हो रहे थे, क्या तुमको सच में नहीं पता था या झूठ बोल रही हो। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो, क्या आने वाली पीढ़ी तुमको इज्जत दे पाएगी। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि सारे स्कैमबाज, सारे आरोपी तुम्हारे ही दल बल से क्यों निकलते हैं और तुम्हारे ही मंत्रालय से क्यों निकलते हैं। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे दल के ही लोग और मुसलमान नेता मंत्री बलात्कारियों को अपनी लुंगी में सुरक्षा क्यों देता है। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि ये संदीप घोष जो इतना बड़ा मॉन्स्टर था, इतना बड़ा ये स्कैमबाज था, इसका तुम ट्रांसफर क्यों रोक रही थी। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि जब संदीप घोष का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया तो और जब उसने रिजाइन कर दिया तो तुमने उसको अवार्ड क्यों दिया और एक बड़े अस्पताल में उसको प्रेसिडेंट बना करके क्यों भेज दिया। फिर ममता बनर्जी से पूछा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जेनरेशन, एक भी महिला तुमको इज्जत दे पाएगी। तो ममता बनर्जी ने साहिल इसलिए प्रोटेस्ट निकाला था। अच्छा, तो ये पूरा खेला था पीछे उसका, ये खुद की लड़ाई खुद से लड़ रही थी दीदी और अपने ही खिलाफ उन्होंने फिर एक मोर्चा निकाल लिया। देखो साहिल, होता क्या है ना, ये हम लोग जजमेंटल नहीं है। हमारा जो होता है वो मुंह पर होता है, जो दिल में होता है हम मुंह से बोल देते हैं। लेकिन जो लोग पीठ पीछे बैठ करके किसी की बुराइयां करते हैं या किसी स्कैम का हिस्सा होते हैं या किसी बहुत बड़ी गंदगी का हिस्सा होते हैं या किसी को खत्म करने की साजिशों में वो निप्त होते हैं, वो अपने आप से बहुत सवाल करते हैं। मैं 1-1.5 साल मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है और तुमको बहुत अच्छे से पता है साहिल कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो जब मैं साइकोलॉजी की किताब पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज का अंदाजा लगा कि जो कोई भी गलत करता है या किसी पर जजमेंटल स्टेटमेंट पास करता है या किसी क्राइम में मुब्तला होता है, वो लोग अपने आप से बहुत सवाल करते हैं और वो अपने आप को समझाते भी हैं एकांत में कि ये गलत है, लेकिन उनका जो बैड कैरेक्टर है वो उन पर हावी रहता है और उनको प्रोवोक करता है गलत करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। तो अब इसका यानी अभी कहाँ तक मामला पहुंचा है? क्या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, मैंने सुना है कि प्रिंसिपल भी खुद इन्वॉल्व था ये सारी चीजों में, तो अब कहाँ है मामला? कितने लोग इसमें पकड़े गए? क्या इंसाफ वाकई में उसको, उस डॉक्टर को मिलेगा? नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि सीबीआई पूरे एफर्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस मामले को देख रही है और अब तक संदीप घोष के साथ साथ उसके 3 और चुन्नू मुन्नू अरेस्ट हो चुके हैं जो कल रात को ही अरेस्ट हुए हैं। हमारा डिमांड, हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो रेपिस्ट जो बंगलों में और नेता मंत्रियों की सुरक्षा में सुरक्षित हैं, वो जनता के सामने ना आ जाएं, वो जेल की सलाखों में ना पहुंच जाएं, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। हम करते रहेंगे। आज कलकत्ता हाईकोर्ट से हम सभी वकीलों ने ये प्रोटेस्ट निकाला था। आपको मैंने कुछ पिक्चर्स भी, आपने मेरे को पूछा था तो मैंने बोला भी कि हाँ मैं अभी प्रोटेस्ट में हूँ। तो आज हमने निकाला था और हम गवर्नर हाउस तक गए थे और हम लोग हर रोज प्रोटेस्ट निकालेंगे और हमसे जितना बन पड़ेगा हम इस पर बिल्कुल आवाज उठाते रहेंगे। हम उन बलात्कारियों का चेहरा देखना चाहते हैं जो किसी बड़े लीडर के छत्र छाया में छुपा हुआ है और जो ये सोच रहा है कि पॉलिटिकल पावर और पैसा उनको सुरक्षित कर लेगा। ये मुमकिन नहीं होगा और केस बहुत खूबसूरत दिशा में जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि न्याय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। मैंने परसों ही कहा था कि कुछ लोग अरेस्ट होंगे, आप देख लेना 24-48 घंटे के अंदर, और कल रात में हुए। और आज आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर मैं कह रही हूँ कि विदिन 4 to 5 days उन आरोपियों की शक्ल हम देखेंगे जो अब तक हिजाब के अंदर हैं। जी, तो उन मतलब भाग नहीं सकते हो, आप ये कहना चाह रही हो? ना भागने देंगे और ना ही एड इंट्रीम बेल, रेमिशन ग्राउंड पे बेल, एक्यूटल,
ऐसा कुछ भी प्रावधान भी नहीं होने देंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने अगर माथा फोड़ना होगा तो वो भी फोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा ही दिलवाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये इस तरीके के जितने भी मामले होते हैं इस पे फास्ट ट्रैक पे इन केसेस को कंप्लीट करना चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी है, दोषी है, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल बने। और इसमें यानी वो लोगों को भी सख्त सजा देनी चाहिए जो सबूतों को के साथ छेड़छाड़ करते हैं और कोशिश करते हैं आरोपियों को बचाने की, तो उनको भी सजा देनी चाहिए ताकि हमारे देश में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे कोई भी जगह हो, पूरे भारत में किधर भी किसी की हिम्मत ना हो किसी महिला के साथ वो बलात्कार करे। तो ये याचिका जो है साहिल, मैं क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और देश दुनिया के लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे मुझसे एक अमेरिका के जर्नलिस्ट मुझसे मिले थे, तो उन्होंने भी तुम्हारा जिक्र किया था। तो अच्छा, क्योंकि देश दुनिया के लोग आपको सुनते हैं, तो इसलिए मेरी एक याचिका गई है जिसमें मैंने न्यायपालिका से ये दरखास्त किया है कि जो लोग भी फेक आईडी बना करके महिलाओं को गाली गलौज करते हैं या महिलाओं को डिफेम करते हैं, तो ऐसे कोई सिस्टम या कमेटी बनाई जाए हर एक पुलिस चौकी पर, जिसमें 24 घंटे के अंदर वो फेक आईडी वाला व्यक्ति अरेस्ट हो जाए। क्योंकि साहिल होता क्या है ना कि जो व्यक्ति आपको फेक आईडी बना करके गंदी गंदी अभद्र भाषा और गालियां परोस रहा है, क्या ही पता कल अकेले मिल जाए लड़की तो उसका रेप भी कर दे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो गालियां परोस रहा है महिलाओं को, डेफिनेटली ही इज हैविंग डायबोलिक क्रिमिनल रेपिस्ट माइंड, एंड दिस इज नॉट ओनली एब्नॉक्शियस, this is annexous for the society as well as for the safety and security of the women. सही, तो बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको, आपके चैनल को देखने वाली सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी फेक आईडी से अगर आपको गाली गलौज करे या आपको अभद्र टिप्पणियां पास करे, एक होता है कॉन्वर्सेशन और एक होता है कन्फ्रंटेशन और एक होता है डिस्कशन। अगर चीजें वहां तक है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, बी पोलाइट, बी स्मूथ। लेकिन अगर वो डिफेम और मलाइन पर आ चुका है, वो आपको अभद्र शब्दावली कह रहा है, तो इमीडिएट अपने लोकल पुलिस स्टेशन के साथ साथ अपने एसपी को, अपने डीएसपी को, अपने साइबर क्राइम को और अपने कमिश्नर को टैग करे और साथ साथ अपने चीफ मिनिस्टर को भी टैग करे। क्योंकि जैसे जैसे ये मेरी ये याचिका आगे बढ़ेगी, इसकी हियरिंग आगे बढ़ेगी, इस पर एक कानून बनेगा और कानून बन कर करके सभी सारे मुख्यमंत्री को ये बात समझनी पड़ेगी कि महिलाओं की सेफ्टी बहुत जरूरी है इस देश में।